नमस्कार दोस्तों। न्यूटन को जानते हैं? आप भी बोलेंगे क्या बात कर रहे हो, न्यूटन को नहीं जानेंगे? अच्छा, स्वामी ज्येष्ठ देव को जानते हैं? क्या बात कर रहे हो, ये कौन सा नाम है भाई? हमारे देश की समस्या यही है कि हम स्वामी ज्येष्ठ देव को नहीं जानते हैं, हम न्यूटन को जानते हैं। न्यूटन को जानने में कोई बुराई नहीं है, उनका अपना योगदान है, लेकिन स्वामी ज्येष्ठ देव को नहीं जानना हर भारतीय के लिए एक पाप की तरह है। एक उदाहरण है, बहुत छोटा सा उदाहरण है। सिर्फ स्वामी ज्येष्ठ देव नहीं, ऐसे कई विचारक, कई वैज्ञानिक, कई गणितज्ञ, कई अर्थशास्त्री, कई मनोवैज्ञानिक इस धरती पर पैदा हुए और उन लोगों से हजारों हजार साल पहले जो इन विधाओं के जनक माने जाते हैं, जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक महत्वपूर्ण लेख और कुछ संदर्भ, कुछ तथ्यों के साथ जानकारियां आपके सामने पेश कर रहा हूं स्वामी ज्येष्ठ देव के बारे में। स्वामी ज्येष्ठ देव के बारे में जानकारी आपको इंटरनेट पर भी मिल जाएगी, जितनी भी है उपलब्ध वो पढ़नी चाहिए। तो 1500 से 1575 के बीच का उनका काल बताया गया है स्वामी ज्येष्ठ देव का। और अगर स्वामी ज्येष्ठ देव के काम की बात की जाए तो ये तो केरल के थे एक तो सबसे पहले, और तंत्र संग्रह ये उनकी किताब है, और नीलकंठ सोमायजी ऐसे करके उनके ग्रंथ मिलते हैं। अब अभी मैं इस पर काफ़ी शोध हाल के दिनों में कर रहा हूँ। अपनी पुस्तक भारत का असली इतिहास के लिए तो मैंने काफ़ी काम किया था, काफ़ी लोगों से मिला था। इसीलिए आप में से कई लोग पूछते हैं कि भाई कहाँ से ये जानकारियाँ लाते हैं, कैसे लाते हैं। तो ये जानकारियाँ किसी के पास भी तब आएंगी जब वो उनको जानना चाहता है, वो उतना गौरवान्वित महसूस करता है। मैं हमेशा से इस बात को जानता हूँ क्योंकि वेदों की एक परंपरा हमारे घर में भी चली आई। जब मैं उनके अर्थों के लिए जाता था तो मैं देखता था कि इसमें तो कहीं भी ये पूजा पाठ सब करते हैं, लेकिन इसमें तो सारे के सारे गणित के, विज्ञान के सूत्र लिखे होते हैं, मनोविज्ञान के सूत्र लिखे होते हैं। ये पुस्तकें तो एकेडमिक्स की पुस्तकें हैं, जिनको हम धर्म ग्रंथ समझते हैं, हिंदुओं का ग्रंथ समझते हैं। ये तो पूरे विश्व के कल्याण के लिए बने हुए ग्रंथ, इसलिए हर जगह उसमें विश्व शब्द का, वसुदेव कुटुंबकम शब्दों का, इस तरह के चीज़ों का जिक्र मिलता है कि पूरे विश्व के कल्याण के लिए ये बने। अब स्वामी ज्येष्ठ देव की बात, तो केरल के थे, मलयाली थे, और केरल में एक स्कूल ऑफ, आज केरल की स्थिति क्या हो चुकी है, संस्कृत छोड़िए, अब तो वहाँ पर भारत को लेकर जो एक सोच है वही बहुत परिवर्तित हो गई है। हालांकि केरल सचमुच में, जैसे उत्तराखंड यहाँ देवभूमि कहा जाता है, केरल को भी लैंड ऑफ गॉड कहा जाता है, देवभूमि ही कहा जाता है, और वो रही भी है। उसकी वजह रही है कि एक तो संपन्नता थी, बंदरगाह होने की वजह से केरल हो, गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, यहाँ पर व्यवसाय की पुरानी परंपरा रही। और निश्चित तौर पर जैसे आजकल माइग्रेट होकर हम दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, ऐसे बेंगलुरु ऐसे बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, तो उस दौर में ये वो केंद्र हुआ करते थे जहाँ पर चीज़ों का विकास बड़ी तेज़ी से हो, संपन्नता थी, इन चीज़ों के लिए फंडिंग होती थी। तो स्वामी ज्येष्ठ देव ने, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चलो पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि तथ्य कहाँ से, वो मैं आपको एग्जैक्ट पढ़कर बताता हूँ, और ये किताब भी आपको मिल जाएगी। किताब भी अवेलेबल है, मैथमेटिक्स इन इंडिया। किताब किसने लिखी है? ये है किम फ्लोपकर। किम फ्लोपकर जो हैं वो इंडियन नहीं है, विदेशी हैं, लेकिन वो एक शोधार्थी थे। उनको कहीं से कुछ छोटी मोटी जानकारियाँ मिली कि भाई भारत में वैदिक गणित का बड़ा प्रचलन रहा, तो उन्होंने जानकारियों को जुटाना शुरू किया। जानकारियाँ जुटाते जुटाते उनका ध्यान जो है ये स्वामी ज्येष्ठ देव की तरफ ज़्यादा गया, तो उन्होंने अपनी किताब मैथमेटिक्स इन इंडिया में उनका खासा जिक्र किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये मॉडर्न एरा के गणितज्ञ हैं। ये ऐसा नहीं कि मैं आपको जैसे अगस्त्य ऋषि की बात बता देता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाई अब कहाँ से उनके बारे में तथ्य ढूंढ के लाए। तो श्रुति स्मृति से चले आ रहे थे, तो हमारे यहाँ सत्यापन की बड़ी एक समस्या है। नो डाउट मैं आपको थोड़ा सा इस पर भी बताऊंगा कि कैसे पाश्चात्य देश क्यों आज की तारीख में, अगर वो निश्चित तौर पर विज्ञान के क्षेत्र में अपने आप को आगे बताते हैं, तो उसका भी एक कारण है। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने रिसर्च वर्क को ऑर्गेनाइज किया, और रिसर्च इसी तरह से आगे बढ़ती है कि आप किसी एक जगह पर रखें, उनके आधार पर नए शोध हों, तो पुराने शोध का भी महत्व बना रहता है। अब हम न्यूटन, आइंस्टीन से बहुत आगे निकल गए हैं, उनके जो विचार थे, उनकी जो थ्योरीज थी, उनसे बहुत आगे जाकर काम हो रहा है, लेकिन उनका महत्व बरकरार है क्योंकि उन्होंने शुरुआत की। इसी तरह वैमानिकी विज्ञान हो या कोई भी विज्ञान हो, उसमें यही परंपरा होती है कि जो पुराने शोध होते हैं उनके संदर्भ लेकर नए शोध किए जाते हैं, उससे आगे बढ़ाया जाता है। ये विज्ञान की परंपरा, यही तरीका है, यही तरीका हमारे यहाँ था भी। लेकिन हमारे यहाँ एक समय आया जहाँ पर भाषा की वजह से, आक्रांताओं की वजह से, और हमें भुला दें, हमारे उन स्क्रिप्चर्स को चुराकर
अपने तर्जुमे बनाकर उनको अपने विज्ञान के तौर पर लोगों ने बेचा, क्योंकि वो ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करना चाहते थे। और निश्चित तौर पर जहाँ खालीपन होता है, जहाँ कुछ नहीं था, जिन लोगों ने भी हमला किया, जो भी लुटेरे आते थे, वो इसीलिए आते थे क्योंकि उनके पास कुछ था नहीं। और कहाँ आते थे? जहाँ पर सब कुछ था। तो भारत पर लगातार आक्रमण इसीलिए होते रहे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कुछ था। सिर्फ संपन्नता पैसे धेले के मामले में नहीं थी, सोना था, चांदी था, बड़े बड़े मंदिर थे, उनके खजाने थे, ये सब तो था, लेकिन इसके अलावा ज्ञान विज्ञान भी था, तो उसकी चोरी भी होती थी। मैथमेटिक्स के बारे में, मैथमेटिक्स इन इंडिया के लेखक किम फ्रोपकर लिखते हैं कि तथ्य यही है, सुन लीजिए ये उनकी लिखी बात, तथ्य यही है कि सन 1660 तक यूरोप में गणित या कैलकुलस कोई नहीं जानता था। जेम्स ग्रेगरी सबसे पहले गणितीय सूत्र लेकर आए थे वहां पर वेस्टर्न में। अब स्वामी ज्येष्ठदेव 1500 से 1575, इससे भी 100-150 साल पहले की बात हो गई। उस समय वो अपनी पुस्तकें लिख चुके थे। सुदूर दक्षिण भारत के छोटे से गांव में ज्येष्ठदेव ने ताड़पत्रों पर कैलकुलस, त्रिकोणमिति के यानी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे ऐसे सूत्र और कठिनतम गणितीय व्याख्याएं तथा संभावित हल लिख कर रखे थे कि पढ़कर हैरानी होती है। अच्छा, ज्येष्ठदेव पहली पीढ़ी नहीं थे, उन्होंने ईजाद नहीं किया था, ये परंपरा चली आ रही थी। उन्होंने अपने गुरु से सीखा था, उनके गुरु ने उनके गुरु, तो उस चली आ रही परंपरा को उन्होंने ताड़पत्रों में लिखना शुरू किया था। यानी ये परंपरा नई नहीं थी। ये गणित का जो विचार था या गणित के जो सिद्धांत थे, ये इससे भी बहुत पहले से, सैकड़ों साल पहले से चले आ रहे थे। लगातार उनमें नए काम होते चले जा रहे थे यहाँ पर। वो तब जब पाश्चात्य देश, जिन्हें आप गणित का जनक मानते हैं, आधुनिक विज्ञान का जनक मानते हैं, वो शुरू ही नहीं कर पाए थे, तब यहाँ पर रिसर्च और शोधों का काम चल रहा था। एक और लेखक हैं चार्ल्स विश, ये भी लिखते हैं कि मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि शून्य और अनंत की गणितीय श्रृंखला का उद्गम स्थल केरल का मलाबार क्षेत्र है। ये तो खैर सभी मानते हैं कि शून्य और अनंत के बारे में, इनफाइनाइट के बारे में, तो शून्य और इनफाइनाइट के बीच में भी जो कुछ है, क्या उसके बारे में पता नहीं लगा होगा? बात ये नहीं है कि आप हमें क्रेडिट देते हो कि नहीं देते हो, इसका तो सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि वो चीज़ें आज क्यों नहीं है। और ये जो लोग सवाल उठाते हैं, गलत सवाल नहीं उठाते हैं कि भैया तुम ये पुरानी चीज़ों के राग अलापते रहते हो, अभी नई चीज़ें क्यों नहीं होती। नई चीज़ें इसलिए नहीं होती क्योंकि अब आप डिपेंडेंट हो गए हो पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली पर, उसके और इस पुराने साहित्य के। ये हमारी जो परंपरा रही, कैसे ये ब्रेन कैसे डेवलप होते थे हमारे यहाँ, उस ब्रेन डेवलपमेंट की जो के तौर तरीके और परंपरा रही, और जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है, इनके मेल की ज़रूरत आज है। तब आप अपने आप को स्थापित कर पाएंगे, अपने पुराने गौरव को स्थापित कर पाएंगे। स्वामी ज्येष्ठदेव के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है युक्ति भाष्य। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने पहले भी दी है। इसके 15 अध्याय हैं और कई सैकड़ों पृष्ठ इसमें हैं। पूरा ग्रंथ वास्तव में 14वीं शताब्दी में भारत के गणितीय ज्ञान का एक संकलन है, जिसमें संगम ग्राम के तत्कालीन प्रसिद्ध गणितज्ञ स्वामी माधवन की टीम ने तैयार किया था। एक बाकायदा टीम थी। देखिए शोधार्थी कैसे होते थे, ये सब शोधार्थी थे, रिसर्चर्स थे, जिन्होंने अपनी रिसर्च को काफ़ी लोगों ने मिलकर रखा एक जगह पर, कंपाइल किया उसको। स्वामी माधवन का ये कार्य समय की धूल में दब जाता यदि स्वामी ज्येष्ठदेव जैसे शिष्यों ने उसे ताड़पत्रों पर उस समय की द्रविड़ भाषा, जो अब मलयालम है, में नहीं लिखा होता। ये मलयालम भाषा में लिखा गया था। भारत में ये देखिए अंग्रेज लेखक लिख रहे हैं, जो बात मैं कहता हूँ, इन्होंने अब बहुत शोध किया, उसके बाद पुस्तकें लिखी, लेकिन इन पुस्तकों को भी एनकरेज नहीं किया जाता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि भारत को आपको क्रेडिट देना, भाई क्रेडिट की लड़ाई बड़ी चलती है पूरी दुनिया में, हमने किया। जब सब कह रहे हैं तो हम तो सत्य तो बताएं, कम से कम हमें क्रेडिट दो या ना दो, लेकिन सत्य हम सबके सामने रखेंगे। और सत्य है कि भारत में श्रुति स्मृति ने गुरु के मुंह से बोलना, सुनना, याद रखना, इसकी परंपरा बहुत प्राचीन है। इसलिए संपूर्ण लेखन करने, रिकॉर्ड रखने अथवा दस्तावेजीकरण में प्राचीन लोग विश्वास नहीं रखते थे। उन्हें पता था कि दस्तावेज चुरा के ले जाए जा सकते हैं, दिमाग नहीं चुरा के ले जा सकते। आपको पता है, जब सिकंदर वगैरह या कोई भी हमलावर यहाँ आते थे, तो उनके गुरु या कोई और लोग जो होते थे, उन्हें क्या सलाह देते थे? वहाँ से कोई दार्शनिक लेकर आना, भारत से कोई दार्शनिक लेकर आना। सोचिए, एक आदमी की इतनी वैल्यू होती थी, तो ये आदमी की वैल्यू खत्म हो जाना, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद है। हम वो इंसान तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमें एक दो ही लोगों की जरूरत पड़ती थी, और उस समय तो सभी क्यों? क्योंकि वो वैदिक परंपरा में और अपने गौरवशाली इतिहास में विश्वास रखते थे, उसको आगे बढ़ाने की उनकी जिद थी, इसीलिए वो अपने आप को उस तरीके से नर्चर कर पाते थे।
वो उस दिशा में सोच पाते थे, वो उस दिशा में शोध कर पाते थे। एक और है, जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं होमर वाइट, वो लिखते हैं कि संभवतः 15वीं सदी का गणित का ये ज्ञान धीरे धीरे इसलिए खो गया क्योंकि कठिन गणितीय गणनाओं का अधिकांश उपयोग खगोल विज्ञान एवं नक्षत्रों की गति इत्यादि के लिए होता था। सामान्य जनता के लिए अधिक उपयोगी नहीं था, इसलिए लोकप्रिय नहीं हो पाया। इन्वॉल्वमेंट, जैसे आज ही मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, पाइथागोरस प्रमेय आप सबने सुना होगा, लेकिन कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कितने लोग जानते हैं? यहाँ में a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ा करते थे। कितने लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी जिंदगी में? हम नहीं कर पाते। इसी तरह से, लेकिन हमारे यहाँ तब बहुत ही व्यवहारिक तरीके से इस्तेमाल होता था, जिम्मेदारियां थी, गणितज्ञ का काम करता था। ये डिस्ट्रीब्यूशन भी भारत में सबसे पहले था। ज्येष्ठ देव लिखित इस ज्ञान के लगभग लुप्त प्राय होने के 100 वर्ष के बाद पश्चिमी विद्वानों ने इसका अभ्यास 1700 से 1830 के बीच में किया है। चार्ल्स विश ने युक्ति भाष्य से संबंधित अपना एक पेपर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की पत्रिका में छपवाया भी। वहाँ पर बाकायदा इस पर एक उनका रिसर्च पेपर पब्लिश भी हो चुका है। चार्ल्स विश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालाबार क्षेत्र में काम करते थे, जो आगे चलकर जज भी बने। यानी वो भारत में थे, वो जान रहे थे इन चीज़ों को। यानी कुछ अंग्रेज थे जो ये जानते थे कि कितने महत्व की चीज़ें हैं, इनको सिर्फ चुराने से बात नहीं बनेगी, इनका गौरवशाली इतिहास कहीं खो जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। अभी खैर इस पर मैं कई और जानकारियाँ आपको दे सकता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि हम अपने इस गौरवशाली इतिहास को बचाएं। आप भी इस तरह के जो मैं वीडियोस बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इनको लोगों तक पहुँचाएं, ताकि जो नए युवा हैं, गणित में, विज्ञान में रुचि रखते हैं, वो इन चीज़ों पर शोध कर पाएँ। ये जिन पुस्तकों का मैं जिक्र करता हूँ, वो ये आसानी से अवेलेबल, इनको पढ़ें, विस्तार से पढ़कर इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को निकालें, इनके उद्गम स्थल को देखें और हमारे गौरव को पुनर्स्थापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद इस स्नेह के लिए, इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। प्रणाम। वेब दर्शन का कंटेंट आपको पसंद आता है? इसी तरह अपना प्यार और स्नेह देते रहें। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें।